Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. In this session मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी औरंगजेब के मोटिव को टू री इम्पोज जजिया। क्यों औरंगजेब ने जजिया टैक्स को री इम्पोज किया। हालांकि ये कोई इकोनॉमिक प्रेशर के लिए नहीं किया गया था फॉर फोर्सिंग द हिंदूज टू कन्वर्ट इस्लाम, और ना ही ये कोई डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस को मीट करने के लिए किया गया था। बल्कि ये जजिया जो टैक्स है वो इसीलिए इम्पोज किया गया था क्योंकि अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दोनों ही नेचर में इम्पोर्टेंस रखता था मुस्लिमों के लिए। एक्चुअली ये जो है ये एक तरीके से मुस्लिमों के लिए था कि वो जो है एक तरीके से उनको एक डिफेंस मिले ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द मराठाज एंड राजपूत्स। और मराठास और राजपूत के पास बहुत सारे आर्म्स होते थे एंड पॉसिबली जो मुस्लिम स्टेट्स हैं डेक्कन में उनके अगेंस्ट भी वो ये दिखाना चाहते थे, स्पेशली गोलकोंडा के खिलाफ, क्योंकि गोलकोंडा की बहुत बड़ी अलायंस हुआ करती थी मराठास के साथ। साथ ही साथ हिंदुओं से एक नफरत तो थी ही, और ये कंसिडर किया जाता था एज द मार्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो डिस्क्रिमिनेशन शो करने के लिए, और इसमें भी जो चीज़ है अबव ऑल, औरंगज़ेब हमेशा इस्लामिक लॉ के अनुसार चलते थे। जो इस्लाम के अनुसार सही है वो उसको करेंगे, जो इस्लाम के अनुसार गलत है वो उसको नहीं करेंगे। और इस्लाम के अनुसार ये जजिया टैक्स लगाना ज़रूरी माना जाता था, सही माना जाता था, तो वो इसलिए करते थे। साथ ही साथ करप्शन भी बहुत था एंड बहुत सारी जगह पर तो जो आमिन होते थे यानी कि जो कलेक्टर होते थे जजिया के, उनको मार भी दिया जाता था। और बाद में इसको फॉर्मली 1712 में औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों ने अबॉलिश कर दिया, क्योंकि सबको लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जजिया का टैक्स लेकर के कोई बहुत ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है या कोई बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है, बल्कि उससे प्रॉब्लम्स ही हो रही थी। एक तरीके से लोगों के मन में एक भेदभाव की भावना और एक इस तरीके की स्थिति हो रही थी। यहाँ पे एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हिंदू मुगलों को ही अपना बादशाह मानते थे। कभी भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उस समय में लोगों के अंदर ना एक एक्सेप्टेंस थी। लोग भड़कते नहीं थे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इशू क्रिएट नहीं करते थे, या आप कह सकते हैं कि उतने ज़्यादा अपने राइट्स को लेकर के लोग अवेयर नहीं थे। लोगों के जो अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं, जो अवेयरनेस होती हैं, एजुकेशन होता है, ये बहुत मैटर करता है। और जब लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं या अनअवेयर होते हैं तो आप उनको जो बोलोगे उनको सही लगेगा, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा करके नहीं सोचते। पहले कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं होता था या ऐसे कोई भड़काऊ चीज़ें नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि भाई जिसको जो है जो भी करना है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया और उसको किया। आज क्या है कि आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल्स होते हैं। आप अलग अलग चीज़ों से देख करके सीख सकते हो, आप अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कंक्लूज़न क्या है, देखिए औरंगज़ेब का जो अटेम्प्ट था वो उससे जो स्टेट का नेचर है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि इस्लामिक कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं रीएसर्ट हो रहा था। ये दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा बड़े फॉलोअर हैं इस्लाम के, और किस तरीके से इस्लाम को लेकर के कट्टरवादी विचारधारा लेकर के चलते हैं। औरंगज़ेब के जो रिलीजियस बिलीव थे उनको आप कभी भी आ, उनके पॉलिटिकल पॉलिसीज़ का बेस नहीं मान सकते हैं। हालांकि वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे और उनका ये डिज़ायर था कि वो स्ट्रिक्टली अपने लॉज को इम्पोज करें, और कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो हिंदुओं के सपोर्ट को लूज़ करें, या जहाँ तक हो सके एज मच एज पॉसिबल वो हिंदुओं का सपोर्ट तो चाहते ही थे। हालांकि इनके जो रिलीजियस आइडियाज़ और बिलीव थे वो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। उनकी पॉलिसीज से काफ़ी हद तक एम्पायर को हानि पहुंची, क्योंकि औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी बहुत हद तक एक कारण है जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। अगर औरंगज़ेब इतने ज़्यादा हार्श और इतने ज़्यादा रूथलेस पॉलिसीज़ को ना अपनाते तो शायद चीज़ें इतनी ना बिगड़ती, शायद प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा ना होती अगर औरंगज़ेब ने थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दिया होता। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए
उसमें अगर आप देखें तो इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इमीडिएटली आफ्टर हिज सक्सेशन, वो ये था कि इम्पीरियल अथॉरिटी को वो रीअसर्ट करें और प्रेस्टीज को वो आगे बढ़ाएं, और जो एरियाज थे उनकी रिकवरी हो विच हैड बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसके लिए मुगल्स ये फील करते थे कि दे हैड लीगल क्लेम। टू बिगिन विद औरंगजेब जो हैं वो काफ़ी कंसर्न थे विद द कंसोलिडेशन देन कनकेस्ट एंड एनेक्सेशन। तो ये चीज़ों को स्ट्रेंथन भी करना चाहते थे, पावर में भी लाना चाहते थे, और कनकेस्ट एंड एनेक्सेशन तो खैर वो कर ही रहे थे, लेकिन इनका ये भी कंसर्न था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँ। तो ये सब चीज़ें इन्होंने की, और साथ ही साथ जो एरियाज़ पहले से इनके हाथ से निकल गए थे, जो कहीं ना कहीं जहाँ पे पोजीशन लूज़ हो गई थी, उन जगहों को दोबारा इन्होंने रिकैप्चर करने की कोशिश की, उन जगहों को दोबारा इन्होंने लाने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो जो कच्छ का इलाका था, यहाँ पे मुगल्स जो हैं इन्होंने एक तरीके से बहुत सारे फोर्सेस को हराया एंड किंगडम को स्प्लिट अवे कर दिया था, एंड इन 1612 ऑक्यूपाई कर लिया था वेस्टर्न असम वैली को, और ये बाढ़ नदी के पास तक कर लिया था विद द हेल्प ऑफ कच्छ आर्मी। और जो कच्छ रूलर थे ये मुगल वसल्स बन गए थे, यानी कि मुगल्स के अंतर्गत जो चीफ्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उस रूप में ये नियुक्त हो गए थे। अगर हम बात करें अहोम्स की, तो मुगल्स का कांटेक्ट जो है अहोम्स के साथ हुआ, जो कि ईस्टर्न असम में बाढ़ नदी के अक्रॉस रूल किया करते थे, और ये काफ़ी पावरफुल थे। काफ़ी लड़ाई हुई अहोम्स के साथ, बहुत लंबी वॉर हुई, लेकिन अहोम्स को हरा पाना इतना आसान नहीं था। अंत में एक संधि हुई, जो कि ट्रीटी हुई, वॉज मेड विद देम एट लास्ट 1638 में, जिसमें कि ये फिक्स किया गया कि जो बार नदी है वो बाउंड्री होगी बिटवीन देम एंड मुगल्स, यानी कि जो अहोम किंगडम है, ये जैसे मान लो ये बार नदी है, तो ये हो गई नदी, तो इस तरफ होंगे अहोम्स और इस तरफ होंगे हमारे औरंगजेब का एम्पायर यानी कि मुगल्स। तो ये चीज़ मान ली गई क्योंकि अहोम्स को हरा पाना इतना आसान नहीं था, एंड देयर वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, जिसने अल्टीमेटली फोर्स किया होम किंग को टू मेक अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इन 1663। जो मुगल बाउंड्री थी उन्हें काफ़ी तेज़ी से एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम दी बार नदी टू दी भरली रिवर अंडर मीर जुमला। तो काफ़ी सारे आगे आपको ऐसे भी इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे मुगल्स फिर भी बार बार कोशिश कर रहे थे कि उसको आगे बढ़ाएं। हालांकि एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इन लोगों ने साइन कर ली थी, और अहोम्स उस चीज़ का बदला लेने के लिए बैठे हुए भी थे। जब अहोम्स को भी मौका मिलेगा तो वो भी इस चीज़ का बदला लेंगे, ये वो मन बना के रखे थे। लेटर ऑल जो मीर जुमला थे उन्होंने काफ़ी सारे गेन्स हासिल किए, और चीज़ें इनके हाथ में आई। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल्स को झेला, और अहोम्स से इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयों को झेला। मुगल इन्वेशंस जो थे एंड जो सब्सिक्वेंट वॉरफेयर था वो हुआ, और इसने अंडरमाइन किया था द स्ट्रेंथ ऑफ द अहोम मोनार्की, और इसकी वजह से डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन हुआ अहोम एम्पायर का। शाइस्ता खान की अगर हम बात करें तो इन्होंने मीर जुमला को काफ़ी मॉडिफाई किया था और उनके फॉरवर्ड पॉलिसी को काफ़ी इंक्रीज़ किया था। ही पैच्ड अप एन अग्रीमेंट विद द रूलर ऑफ कूच बिहार, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था टू द प्रॉब्लम ऑफ साउथ बंगाल, वेयर द माघ यानी कि अराकनिस पायरेट्स जो हैं ये होते थे, एंड दे हैव बीन टेरराइज द एरिया अप टू द ढाका फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ चित्तागोंग। इसके अलावा जो अरकानीज नेवी थी उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, और उसके बाद जो समुद्री रास्ते हैं उसको खोला गया टू फ्री द कॉमर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इन ईस्ट बंगाल। उड़ीसा में भी जो है रेबेलियन हुआ था। तो जो रेबेलियन हुआ था वो पठान्स का रेबेलियन था, जो कि बालासोर के इलाके को जीतने के लिए था, और वो उसको रीओपन करना चाहते थे कॉमर्स के लिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर होते थे, जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ और लोकेशंस होती थी, वो तो सभी को प्यारी होती हैं, और हर कोई चाहता है कि वो उनके पास रहे। और ऐसा नहीं है कि ये बाउंड्री लाइन पर नॉर्थ ईस्टर्न इलाके पर या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई इनको प्रॉब्लम्स नहीं हुई मुगल्स को। एक्चुअली औरंगजेब की पॉलिसी ही ना काफ़ी रूथलेस थी, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं थे। तो लोग उनके समय में ज़्यादा हस्तक्षेप चीज़ों को लेकर के करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि औरंगजेब किसी की चलने नहीं देंगे, औरंगजेब किसी की बात मानेंगे नहीं।
तो लोगों के अंदर भी एक ये एक्सेप्टेंस जो है वो आ चुकी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पॉपुलर रिवोल्ट मूवमेंट्स के बारे में, जो कि रीजनल इंडिपेंडेंस के लिए हुआ। सो लेट मी जस्ट चेक इफ़ वी आर हैविंग द टाइम और नॉट। या वी आर हैविंग द टाइम। तो हम कुछ पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट जो कि रीजनल इंडिपेंडेंस के लिए हुए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जाट्स, अफगान्स और सिख्स, इन तीनों ने रिवोल्ट किया था औरंगज़ेब के खिलाफ। तो औरंगज़ेब के समय में बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है आने लग गई। जो मराठा थे डेक्कन के, वो लोकल इंडिपेंडेंस चाहते थे। जाट्स और राजपूत जो थे नॉर्थ इंडिया के, ये भी अपना वर्चस्व फैलाना चाहते थे। और जो पीजेंट्स थे वो भी अग्रेरियन बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, और उनका भी मन था कि उन्हें सक्सेशन मिले, उन्हें अपने अधिकार मिले, उन्हें अपने ज़मीनों पर अधिकार मिले। तो हर कोई एक सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और अफगान्स और सिख जो थे नॉर्थ वेस्ट में, इनका अगर आप देखो तो इनका भी जो है एक ट्राइबल कैरेक्टर था। ये लोग भी एक ट्राइबल कैरेक्टर के साथ चल रहे थे, और उस चीज़ को ये लोग जो है ये काफ़ी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इन लोगों ने अपना एक इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट जो है रिस्पेक्टिवली डेवलप कर लिया था, अफगान्स ने और सिख्स ने। तो ये जो है इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स को डेवलप करके आगे आ चुके थे। एंड इसके बाद आप ये देखेंगे जो जाट्स थे और सतनामी थे, क्योंकि सिंस जो इम्पीरियल रोड था टू द डेक्कन वो जाता था, एंड जो वेस्टर्न सी फोर्स थे वो भी पास होते थे थ्रू द जाट एरिया। तो मुग़ल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली देखा कि हाँ रेबेलियंस हो रहे हैं और इसके लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ जो है खास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जल्दी से इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ की उनको भी जानकारी थी, वो भी इस चीज़ का पूरा जो ध्यान है वो रख रहे थे। अच्छा, 1669 में जो जाट्स थे मथुरा के, वो भी रिबेलियन करने लग गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल ज़मींदार गोखला। तो गोखला के अंतर्गत जाटों ने भी रिबेलियन किया, जाटों ने भी जो है संघर्ष किया। तो हर कोई मतलब अपने अपनी तरीके से, अपनी अपनी तरफ से एक संघर्ष कर रहा है। हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। और औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि वो किसी के साथ दोस्ती करना, सबको साथ में लेकर के चलना, वो औरंगज़ेब के अंदर नहीं था। औरंगज़ेब सबको साथ में लेकर के नहीं चल पा रहे थे, औरंगज़ेब सबको साथ में मिला करके नहीं चल पा रहे थे। और क्योंकि वो सबको साथ में लेकर के नहीं चल पा रहे थे, इसीलिए कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारी दिक्कतें हुई। काफ़ी ज़्यादा जो है बैटल जो है हुई, जाट्स जो हैं जिसमें हरा दिए गए थे और गोखला को कैप्चर करके मार दिया गया था। और औरंगज़ेब मतलब किसी को भी छोड़ते नहीं थे। 1672 में एक और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि एक और रिलीजियस बॉडी थी जिसे सतनामी कहते थे। ये ज़्यादातर किसान लोग होते थे, किसान और आर्टिशंस होते थे, लो कास्ट पीपल, जैसे जिसमें कि कुछ सुनार होते थे, कारपेंटर होते थे, स्वीपर, टैनर्स, और भी बहुत सारे लोग होते थे। तो ये जो हैं ये भी मुग़ल स्टेट से लड़े, और नारनौल में इनकी लड़ाई हुई। 1685 में एक सेकेंड अपराइजिंग जाट्स की फिर से हुई, जिसमें कि राजा राम लीडर थे, और इस बार इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आए, और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्टिक्स को ध्यान दिया, जिसमें कि औरंगज़ेब को काफ़ी हानि हुई। और औरंगज़ेब ने इसके बाद राजा भीषण सिंह को, जो कि कछवाहा रूलर थे, उनको बुलाया और उनसे हेल्प ली, और इस तरीके से उन्होंने इस अपराइजिंग को क्रश किया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है जाट और राजपूत के बीच में ज़मींदारी राइट्स को लेकर के, उसने इशू को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। जाट्स जो थे वो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते थे, उनको अपने अधिकार चाहिए थे। तो अंत में इन्होंने प्लंडरिंग एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया, और दिल्ली आगरा रोड को काफ़ी अनसेफ बना दिया ट्रैवलर्स के लिए। यहाँ से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जाट्स जो है वो इस समय में ये जो पीजेंट्स थे इनके पास क्योंकि कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई और तरीका नहीं था, तो जीवन यापन करने के लिए ये लुटेरे बन गए। ये लोगों को लूट रहे थे, प्लंडरिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जो है एक तरीके से दिल्ली और आगरा का इलाका जो है काफ़ी अनसेफ हो गया था। इस वजह से ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स यहाँ से गुजरने से काफ़ी डरते थे। तो इस तरीके से ये जो है चीज़ें हुई। औरंगज़ेब ने हालांकि जाट्स को हरा दिया, लेकिन फिर भी जो जाट्स थे वो अड़े हुए थे कि नहीं, उनको अपने अधिकार चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें उनको चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें रही। अभी हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, अभी इस लेसन में और भी बातें बची हुई है जिसको हम आगे जानेंगे। तो आप यूज़ कीजिए टॉप 10 का रेफरल कोड टू गेट एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। इस रेफरल कोड से आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यूज़ कीजिए इस कोड को और अन अकेडमी पर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हमारे नए बैचेस जो हैं वो वेडनेसडे से शुरू होने वाले हैं। सो आप वेडनेसडे से पहले अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। आज के लिए इतना ही।